नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता है क्लास 10th के बेसिक मैथ को मतलब कि जैसा कि आप लोग बेसिक मैथ कवर कर रहे हैं इस समय, तो उसमें उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए समुच्चय की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आइए, आधारभूत जानकारियां हमें लेनी है समुच्चय की। हमें पूरा समुच्चय विधिवत पढ़ना नहीं है, तो केवल आधारभूत जानकारियां लेनी है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं समुच्चय। तो सबसे पहले यह जान लेना है कि समुच्चय कहते किसे हैं। ठीक है, तो आप यह बताइए, देखिए सबसे पहले तो यहां पे दो शब्द जानने होंगे कि समुच्चय का सीधा सा अर्थ होता है समूह या फिर संग्रह। अगर यहां पर संग्रह या समूह को ही समुच्चय कहना होता तो यह नाम ना लाया नहीं गया होता समुच्चय। सेट इसके लिए अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहां पे एक शब्द और जोड़ेंगे, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित समूह जो होता है उसे समुच्चय कहेंगे। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को या समूह को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि भारत के बुद्धिमान क्रिकेटरों का आप सूची बनाइए, तो क्या यह परिभाषित शब्द होगा? क्या भारत में आप जितने भी बुद्धिमान क्रिकेटर हैं आप सूची बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए इसका समुच्चय नहीं बन पाएगा। तो इसलिए शब्द आता है, उनका समूह होगा, केवल समुच्चय नहीं होगा, सुपरिभाषित समूह चाहिए आपको। ठीक है, तो अब यहां पे देखेंगे, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे लिखें। तो हम यह लिख देंगे कि वस्तुओं के सुपरिभाषित, यहां वस्तुओं से मतलब व्यक्ति, ठीक है, सब हो जाएंगे। अब यहां पे देखिएगा, सुपरिभाषित जो समूह होगा वस्तुओं का, उसे क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। और समुच्चय के कुछ प्रकार आपके सामने लिखे हैं, और उससे पहले हमें जानना होगा समुच्चय लिखने की दो विधियां होती हैं। ठीक है, समुच्चय लिखने की विधियां, तो परिभाषा जानेंगे, लिखने की विधियां जानेंगे, और फिर क्या जानेंगे? प्रकार जानेंगे, जो कि आपके सामने लिखा गया है सब। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो समुच्चय है बेसिक लेवल कंप्लीट होगा। ठीक है, आइए शुरू कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिखेंगे समुच्चय की। तो समुच्चय कहते किसे हैं? तो आप सीधे लिख सकते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, या समूह भी लिख सकते हैं, संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं सम संख्या लिखने को कहूं, तो आप सम संख्या समझ रहे हैं, 2 4 6 यानी 2 से कटने वाली संख्याएं सम संख्याएं होंगी। तो उनका जो समूह है वह सुपरिभाषित है, उनके समूह को हम सुपरिभाषित कहेंगे। हम यह कह देंगे कि यह 2 से कटने वाली संख्याएं हैं। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि किसी एक शब्द से उनको प्रतीकात्मक रूप में लिखा जा सकता है, तो 2 से कटने वाली संख्याओं के लिए हम कह देंगे सम संख्या। ठीक है, अगर कोई संख्या यहां पे मैंने लिख दिया 0 से शुरू है, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक लिख दिया, तो आप क्या कहेंगे? तब यह सुपरिभाषित संग्रह है किसका? पूर्ण संख्याओं का। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां पे, तो आप लिख सकते हैं उदाहरण में, मैं सीधे लिखता हूं, लिखने की विधियां, समुच्चय को लिखने की विधियां। अब इसको समझिएगा, समुच्चय को लिखने की विधियां कौन कौन सी हैं? तो दो विधियां हैं, एक है रोस्टर मेथड, रोस्टर विधि, अंग्रेजी में भी इसको रोस्टर ही बोलेंगे, रोस्टर मेथड। ठीक है, और इसकी दूसरी विधि जो है उसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो समुच्चय लिखने की दो विधियां। आइए समझते हैं समुच्चय लिखने में दो विधियां में, देखिए कौन कौन सी और कैसे लिखा जाएगा। तो रोस्टर विधि में अगर मुझे एक समुच्चय लिखना हो ए, तो मैंने एक समुच्चय ले लिया जिसका नाम क्या रख दिया है? ए रख दिया है। और एक चीज और, दो बातें यहां पे और जान लीजिए कि समुच्चय को हमेशा मझले ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है, अंतर्गत लिखा जाता है। दूसरी चीज, समुच्चय के अंदर क्रम मायने नहीं रखता है, क्रम से कोई मतलब नहीं होता, कोई भी पहले हो सकता है, कोई भी बाद में हो सकता है।
एक बात और जानिए, तीसरी बात यह जान लीजिए कि किसी का दोहराव नहीं होगा, दोहराव किसी का नहीं होना चाहिए। तो समुच्चय को लिखते किस में है? मझले ब्रैकेट में, ठीक है। क्रम का मायने नहीं रखा जाता, यानी क्रम इसमें मायने नहीं रखता है। दोहराव क्या किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। आइए देखते हैं हम सम संख्याओं का समुच्चय या फिर जो वावेल्स हैं उनका समुच्चय लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिख दिया 2 4, सॉरी वावेल लिखना था, ए ई आई ओ यू, ठीक है। यहां पे मैंने किसी को दोहराया है? नहीं, दोहराया भी नहीं जा सकता। अगर मैं कहूं इस तरह से भी लिखा जा सकता है क्या इसे, या इसी को इस तरह से लिख सकते हैं, क्रम चेंज कर दिया तो भी यही बात है, ए ही लिखा है मैंने, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं, मतलब कि यहां पे अगर मैं क्रम बदल देता हूं तो समुच्चय वही रहेगा, इससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है। तो आप क्रम बदल सकते हैं, तो इसमें क्रम कोई मायने नहीं रखता है, दोहराव नहीं किया जा सकता और समुच्चय को मझले ब्रैकेट में बंद रखते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अब यह विधि कहलाती है रोस्टर विधि। जब आपने सभी को लिख दिया है तो रोस्टर विधि। समुच्चय निर्माण विधि कैसे होती है? तब इसी समुच्चय को दूसरी विधि में लिखा जा सकता है। अब बताइए यह क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला क्या है? स्वर। मैं इसको मान लूंगा यक्स, तो यह भी स्वर है, यह भी यक्स, यह भी यक्स, यह भी यक्स, यानी प्रत्येक अब अंग्रेजी वर्णमाला के क्या है? स्वर है। मैं कहूंगा यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स मतलब यक्स ऐसा है। सच दैट का मतलब यहां पे इस चिन्ह को सच दैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सच दैट, ठीक है। सच दैट ऐसा है। कैसा है? यक्स एक। यक्स कैसा है? यक्स ऐसा है कि यक्स एक स्वर है अंग्रेजी वर्णमाला का। तो यहां पे लिख देंगे यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। आप लोग एक ही लाइन में कर लेंगे, मेरा दूसरी लाइन चला गया, ठीक है। यह सच दैट लिखा है, मैं इसे मिटा देता हूं। अब अंग्रेजी में अगर आपको लिखना होगा तो ये तो और आसान हो जाता है, यक्स सच दैट यक्स इज अ वावेल, ठीक है। तो इस तरह से लिख देते हैं यक्स इज अ वावेल। देखिए, तो आपने दोनों तरह से लिखना देख लिया है। तो अभी एक चीज और मैं उदाहरण दे देता हूं, एक उदाहरण और देखिए। तो एक उदाहरण यह रहा आपका। दूसरा मैं यहां पे लिख दूं, समुच्चय का नाम भी रख देता हूं। समुच्चय को एक नाम दे दिया जाता है तो ऐसी ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कैपिटल लेटर में यहां पे नाम लिखते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे आते हैं, अब लिख लेते हैं 2 4 6 7, 7 नहीं सॉरी 8, मैंने यहां पे रोक दिया इसे। अब बताइए 2 4 6 8 कैसी संख्याएं हैं? सम संख्याएं। तो मैं इसे बिल्डर मेथड में, सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिख सकता हूं? तो लिख सकता हूं मैं यक्स सच दैट यक्स एक क्या है? यक्स सच दैट यक्स एक सम संख्या है, एक सम संख्या है, ठीक है। देख लीजिए, यक्स ऐसा है कि यक्स एक सम संख्या है, यक्स ऐसा है कि यक्स एक सम संख्या है। एक बार दोहराइए जल्दी से। तो समुच्चय किसे कहते हैं? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है, ठीक है। तो जिन्हें परिभाषित किया जा सके किसी शब्द में, जिसे मतलब कि जिसे परिभाषित किया जाएगा, ऐसा समूह जिसे परिभाषित किया जा सके। समुच्चय को लिखने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं, ठीक है। आइए देखिए, रोस्टर विधि, दूसरी है समुच्चय निर्माण विधि। तो समुच्चय पहले तो देखेंगे रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में हम जब सभी समूहों के सदस्यों को लिख देते हैं तो उसे रोस्टर विधि कहते हैं। तो समूह के सभी सदस्यों को लिखने को रोस्टर विधि कहते हैं। और समुच्चय निर्माण विधि में उसकी परिभाषा का, जिस परिभाषा के तहत ये आते हैं, जिस परिभाषा के अंतर्गत यह सुपरिभाषित होते हैं, उसके शब्द को लिख देना यक्स सच दैट यक्स करके। अब आप सोचेंगे यक्स ही यक्स लिख सकते हैं, यक्स सच दैट यक्स के अलावा कुछ लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखने का रिवाज यही है, तो आप भी यक्स सच दैट यक्स लिखें, ठीक है। तो अब देखिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो यहाँ पे मैंने इसे परिभाषित कर दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो इसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं समुच्चय के प्रकार की। देखिएगा, तो समुच्चय को किस ब्रैकेट में बंद रखते हैं? मझले ब्रैकेट में। चाहे वह समुच्चय निर्माण विधि हो, चाहे वह रोस्टर विधि हो, दोनों को मझले ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए समुच्चय के प्रकार। तो आपके सामने प्रकार लिखे गए हैं, मैं एक एक को समझाते चलता हूं। अब यहां पे देखिएगा,
इसकी कोई निश्चित प्रकार नहीं है, आप यहां से जो मुख्य जो प्रकार बनाए गए हैं उनको देख सकते हैं यहां से। तो सबसे पहले मैं यहां प्रकार लिख देता हूं। अब सबसे पहला प्रकार जो है परिमित समुच्चय, अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट। अब इसका मतलब क्या होता है समझिएगा। तो ऐसा समुच्चय जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है उसे परिमित समुच्चय बोलते हैं। परिमित मतलब सीमित भी होता है, तो आप यहां परिमित समुच्चय या सीमित समुच्चय भी लिख सकते हैं। अपरिमित मतलब असीमित होता है, तो असीमित समुच्चय भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, ऐसा समुच्चय जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, पदों की संख्या सीमित हो। ठीक है, ऐसे समुच्चय को हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे अगर मैं एक समुच्चय लिखता हूं एग्जाम्पल्स के तौर पे, एग्जाम्पल या उदाहरण लिख सकते हैं आप लोग। तो देखिए, अब यहां पे लिख दिया मैंने 2 4 6 8। ठीक है, तो यह एक परिमित समुच्चय। अगर मैं यहीं पर भी लिखता और यहां लिखता 2 4 6 8 डॉट 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 अनंत तक, तब अब क्या है, यह अनंत तक जा रहा है, यानी असीमित है, अनंत तक है, तो इसे अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। तो नीचे वाला अपरिमित है और ऊपर वाला परिमित है। ठीक है, तो आइए अब इसी समय समझ लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं। समझना क्या है इसमें, तो यहां पे हम लोग पॉइंट बना के लिखते हैं। देखिएगा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट सेट्स। देखिए, तो जिनमें पदों की संख्या सीमित ना हो, क्या हो, असीमित हो। जिनमें पदों की संख्या असीमित हो, जिनमें पदों की संख्या क्या हो, असीमित हो। उदाहरण, b बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत। यह भी तो हो सकता है ना। सभी कैसे हैं, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अच्छा, इन्हें अगर लिखना हो रोस्टर से समुच्चय निर्माण विधि में, यानी कि जो है सेट बिल्डर मेथड में, तो इसे लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर, या कह सकते हैं यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से इसको किस रूप में लिखा गया है, सेट बिल्डर मेथड में लिखा गया है, समुच्चय निर्माण विधि में इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको तो लिखा ही गया था पीछे। चलिए, यह हो गया हमारा समुच्चय का पहले दो प्रकार आ गए। अब हमें समझ लेना है रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय। यहीं पर नीचे देखिएगा, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय अंग्रेजी में बोलते हैं एम्पटी। हम्टी डम्टी नहीं है, एम्पटी है, एम्पटी सेट। ठीक है, तो एम्पटी सेट किसे कहते हैं, जिसमें कोई अवयव नहीं होता, खाली हो। ठीक है, जिसमें कोई अवयव नहीं होता। अब यह देखिए, समुच्चय के अंदर जो भी पाए जाते हैं ना, उन्हें अवयव कहते हैं। तो यह एक अवयव है समुच्चय का, तो इसे क्या बोलेंगे, अंदर के जो अंदर समुच्चय के लिखे जा रहे हैं उसे अवयव बोलते हैं। तो यहाँ पे यह 1 और 2, यहाँ 3, यह 4, यह सभी क्या है, अवयव हैं। तो जिनमें कोई अवयव नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं, खाली समुच्चय यानी रिक्त समुच्चय कहते हैं। ठीक है, इसे दर्शाने का तरीका मझला ब्रैकेट बना के तो खाली छोड़ दीजिए, या फिर यह देखिए इसका प्रतीक मैं लिख रहा हूं, या फिर एक चिन्ह होता है जिसे आप फाई बोलते हैं, तो इन्हें फाई से दर्शाते हैं। ठीक है, से दर्शाते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो मझले ब्रैकेट के अंदर कुछ ना लिखिए तो भी वह रिक्त समुच्चय का प्रतीक है, या फाइल मतलब कि शून्य लिख के जो उसका पेट फाड़ दीजिए, यानी कि इसे फाई बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे थोड़ा पढ़ेंगे, नहीं तो मैथ का पेपर है, पता चला आपको नहीं आ रहा, किसी ने बता दिया कि फाई लिखना है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको तब बताया 0 लिख के फाड़ दो, तब समझें। इस तरह से आप फाई शब्द को जाने। ठीक है, अब देखिए,
अगर मैं बात करूं यहां पे एक चीज और की, यहां पे इसे कहते हैं एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ। जैसे मैं बात करूं 2, तो यह किस समुच्चय में आ रहा है, ए में, तो मैं कहूंगा 2 एलिमेंट है ए का, इसे कहते हैं, इसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए। क्या 2 बी का भी एलिमेंट है, तो इसे कैसे लिखेंगे, 2 इज एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, अब मैं बात करूं 0 की, क्या 0 एलिमेंट ऑफ ए है, नहीं है, तो मैं इसे ऐसे काट दूंगा, तो इसे कहते हैं 0 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, 0 ए का अवयव नहीं है, 0 ए का अवयव नहीं है, तो इसे एलिमेंट पढ़ते हैं। इस चिन्ह को भी याद रखिएगा। तो आपको 2 चिन्ह यहां पे मिल चुके हैं, तो एक एलिमेंट एक फाई। ठीक है, तो एलिमेंट हो गया और कौन हो गया, फाई हो गया। चलिए आगे देखते हैं एकल समुच्चय, सिंगलटन हो जाएगा अंग्रेजी में नाम उसका। चलिए इसको मिटा देता हूं, एक बार देख लीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं एकल समुच्चय। एकल समुच्चय अंग्रेजी में बोलते हैं, सिंगल लिख के ना टन लिख देते हैं, सिंगलटन सेट। अब बताइए, आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है कि समुच्चय में कितने अवयव होंगे, एक अवयव, तो जिसमें एक अवयव होता है, या लिख सकते हैं जिनमें एक अवयव होता है, जिनमें केवल लिख सकते हैं आप लोग, जिनमें केवल एक अवयव होता है, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। उदाहरण के स्वरूप देख लीजिए, क्या देखेंगे उदाहरण में, तो जैसे मैंने लिख दिया ए एक समुच्चय का नाम है और इसमें लिखा केवल एक सदस्य, इसी प्रकार बी को लिख दिया, यहां पे 0 लिख दिया। अच्छा, अब यहां बताइए 0 क्या है, इसमें तो 0 अवयव है ना, तब तो एक समुच्चय होना चाहिए, नहीं 0 यहां पे एक सदस्य एक अवयव है, यहां पे इसको जानेंगे 0 एक अवयव है। अब यहां पे मैं कुछ ना लिखा रहा हूं तब यह रिक्त समुच्चय होगा, अगर मैं 0 लिख रहा हूं तो 0 भी तो एक अवयव है, एक अवयव है, इसलिए यहां पर यह कौन सा समुच्चय कहलाएगा, एकल समुच्चय। ठीक है, याद रखें। ठीक है, तो यह हो गया एकल समुच्चय। अब आते हैं समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय, एक साथ समझते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, दोनों को साथ साथ समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय। ठीक है, देखिए ये समान समुच्चय और समतुल्य समुच्चय दोनों को साथ समझते हैं। क्यों, दोनों में थोड़ा सा समानता है। देखिएगा, मैंने अगर यहां पे 1 kg गेहूं रख दिया और यहां पे रख दिया 1 kg फिर गेहूं, तो दोनों समान कहलाएंगे। दोनों क्या कहलाएंगे, समान कहलाएंगे, केजी के आधार पर नहीं, पूर्णतः समान कहलाएंगे। ठीक है, समान कहलाएंगे। अगर मैंने 1 kg यहां गेहूं रख दिया और यहां 1 kg का चावल रख दिया, अब ये दोनों समान नहीं कहलाएंगे, अब ये दोनों समतुल्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समतुल्य कहलाएंगे। ठीक है, देखिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पे एक समुच्चय ए है, 1 2 3, अब ये हो गया। बी है 1 2 3, ठीक है, एक समुच्चय यहां पे लिखता हूं सी, 1 2 3, और यहां पे लिखता हूं डी, ए बी सी। ठीक है, देखिएगा, तो यहां पे ए और बी दोनों के दोनों एकदम सेम हो गए हैं, तो सेम हो गए तो समान समुच्चय। देखिए ये पूरा का पूरा सेम हो गया तो समान समुच्चय। ठीक है, यहां पे देखिए केजी केजी समान है, तो ये देखिए अवयव अवयव समान है, यानी कि अवयवों की संख्या समान है। जैसे मात्रा समान है वैसे अवयवों की संख्या समान। लेकिन गेहूं चावल समान है, नहीं समान है, यानी अंदर की जो घटक है वो समान नहीं है। अंदर के घटक भी समान हो जाए तो वह समान समुच्चय होगा। अंदर के घटक समान ना हो यानी अवयव समान ना हो तो वह कौन सा समुच्चय हो जाएगा, वह हो जाएगा कौन सा, समतुल्य समुच्चय।
कौन सा हो जाएगा? समतुल्य समुच्चय। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इक्वल सेट। इसको क्या बोलते हैं? इक्वल सेट, इक्वल, और इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आइए इन दोनों को लिख लेते हैं पहले। चलिए, अब यह समझ में आ गया होगा ना। देखिए, यहां मात्रा समान, अवयव समान, मात्रा समान, अवयव असमान, इसी प्रकार से इसमें परिभाषा के रूप में हम लिख सकते हैं। देखिएगा, तो क्या लिखेंगे इसे? ऐसे दो समुच्चय, तो लिख सकते हैं इस तरह से लिख देते हैं। देखिए, यदि ए व बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए के सभी अवयव बी में व बी के सभी अवयव ए में उपस्थित हों, उपस्थित हों, तो ऐसे समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए ए बराबर 1, 2, 3 व बी बराबर 1, 2, 3 समान समुच्चय है, समान समुच्चय है। ठीक है, यह हो जाएगा। अब आगे देख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं? यहां पे देखिएगा, यानी इसमें अवयवों की संख्या समान हो, लिखेंगे ऐसे दो समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, संख्या समान हो, जिनमें अवयवों की संख्या समान हो, उसे समतुल्य समुच्चय कहते हैं। जैसे ए बराबर 1, 2, 3 व बी बराबर ए बी सी समतुल्य समुच्चय है, समतुल्य समुच्चय है। ठीक है, एक चीज और यहीं पे जानना है। अब देखिए, अगर मैं बात करूं, इसमें भी तो अवयवों की संख्या समान है ना, दोनों समान हो गई, तो अवयवों की संख्या समान है, तो क्या इसे समतुल्य भी कहा जा सकता है? तो बिल्कुल कहा जा सकता है। तो जो समान समुच्चय होते हैं वे समतुल्य भी होते हैं, लेकिन समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होते। तो सभी समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन सभी समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होते हैं। यानी कि अगर मैं इसे गोले से समझाऊं, यानी कि वृत्त बनाकर समझाऊं, तो यह हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा, यहां पे दो वृत्त बना देते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, तो ये जो बड़ा वाला वृत्त, यानी कि अब मैं साधारण भाषा में इसे गोला कह देता हूं, गोला कहना उचित नहीं होगा लेकिन कह देता हूं। देखिए, तो जो बड़ा गोला होगा वह होगा किसका? समतुल्य समुच्चय का, समतुल्य समुच्चय का। ठीक है, और इसी में जिनके अवयव भी समान हो जाएंगे तो वह समान समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो समान समुच्चय, सभी समान समुच्चय समतुल्य समुच्चय होते हैं, लेकिन सभी समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए, एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आ जाते हैं उप समुच्चय पर, सब सेट पर आ जाते हैं। नोट कर लिए होंगे आप लोग, देखिएगा। तो अब हमें क्या लिखना है? उप समुच्चय, सब सेट। उप समुच्चय अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सब सेट। अब समझिए, देखिए, सबसे पहले हम यह जान लीजिए पहले कि अगर कोई समुच्चय लिखा है तो उसके उप समुच्चय लिखे जा सकते हैं, और किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? तो 2 की पावर n होती है, 2 की पावर n, जहां n क्या है? उप समुच्चयों की संख्या में जहां n क्या है? n अवयवों की संख्या, समुच्चय में अवयवों की संख्या है।
ठीक है, तो किसी भी समुच्चय की उप समुच्चय लिखे जा सकते हैं, और कितने लिखे जा सकते हैं, 2 की पावर n। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं यहां से 2 की पावर n। जैसे कि एक मैंने समुच्चय लिख दिया, एक a, और यहां पे इसमें अवयव दे दिया 2, तो इसके कितने उप समुच्चय लिखे जा सकते हैं जरा बताइएगा। तो यहां पे लिखे जा सकते हैं a के उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी कितनी, 2 की पावर n, यानी 2 की पावर n, n माने अवयवों की संख्या, तो 1 2 यानी 2 अवयव हैं। आप ये जोड़ के मत बोलिएगा 3 अवयव, 2 अवयव हैं, तो 2 दूना 4, तो इसके उप समुच्चय कितने होंगे, 4। आइए लिख के देखते हैं, तो उप समुच्चयों को लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले हम फाई लिखते हैं, तो सभी का उप समुच्चय फाई भी होता है, यानी रिक्त समुच्चय, और स्वयं वह समुच्चय अपना खुद का उप समुच्चय होता है। तो कौन कौन से प्राय शामिल रहेंगे, एक स्वयं उप समुच्चय में शामिल होगा, एक कौन, फाई यानी रिक्त समुच्चय। तो मैं एक यह लिख देता हूं, इसके बाद कॉमा, एक पहला वाला, फिर सिंगल सिंगल लिखेंगे तो 1 2 हो जाएगा, और फिर पूरा हो गया 3। ठीक है, अरे 3 सॉरी, यहां पे 1 और 2। ठीक है, तो 4 हो गए। देखिए 1 2 3 4। रिक्त समुच्चय भी एक समुच्चय ही होता है, इसे आप फाई से दर्शा सकते हैं। ठीक है, अब अगर इससे लिख दिया जाए तो क्या होगा, अगर मैं फाई लिख दूं मझले ब्रैकेट के अंदर, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है, अब यह एकल समुच्चय है। इसलिए जब भी रिक्त समुच्चय लिखना हो, अगर फाई से दर्शा रहे हैं तो मझला ब्रैकेट मत लगाइएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब यह हो गया क्या, उप समुच्चयों की संख्या। उप समुच्चय इसका मतलब हुआ क्या, उप समुच्चय इसका मतलब क्या हुआ, यदि कोई समुच्चय आपको दिया गया है, उस समुच्चय का अवयव किसी समुच्चय में पाए जा रहे हैं, यहां पे पाए जा रहे हैं, यह वाला यहां पाया जा रहा है, तो इसका मतलब यह सभी जो है इस समुच्चय के क्या है, उप समुच्चय है। ठीक है, देख लीजिए एक बार कैसे लिखेंगे इसको परिभाषा में। तो कौन कौन 2 प्राय शामिल रहेंगे उप समुच्चय में, स्वयं और फाई। तो जैसे मैं एक और उप समुच्चय लिखना आपको बता दूं, 1 2 3। ठीक है, इसके उप समुच्चयों की संख्या हो जाएगी 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि 8। ठीक है, तो 8 लिखते हैं चलिए। तो उप समुच्चय, ए के उप समुच्चय, ए के उप समुच्चय, तो बताइए कितने हो जाएंगे, कौन कौन हो जाएंगे। सबसे पहले तो फाई आ जाएगा रिक्त समुच्चय, फिर एक एक करके लिखिए, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो आएगा नहीं, है ही नहीं। अब 2 2 का जोड़ा बनाइए, 1 2, फिर 1 2 हो गया, फिर 2 3, अब देखिए 2 3 हो गया, फिर 1 3। अब कोई जोड़ा नहीं बनेगा 2 का, 3 का जोड़ा, और 3 का जोड़ा मतलब तीनों एक साथ, 1 2 3, यानी स्वयं आ गया। देखिए शुरू हमने रिक्त से किया, स्वयं तक चले गए हैं, तो आराम से आपका हो गया उप समुच्चय। देखिए 8 आए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 1 8, तो 8 हो गए, और कोई नहीं बनेगा। आपको मैंने बता दिया था कि अगर ये 2 3 1 लिखेंगे तो क्रम बदलने से क्या नया समुच्चय बनेगा, नहीं बनेगा। तो आप चाहे 1 2 3 लिखे, चाहे 2 3 1 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रहेगा एक ही समुच्चय। अब यहां पर देखिएगा, यह हो गया उप समुच्चय। तो उप समुच्चय क्या होता है, ये परिभाषा जान लेते हैं। तो यह देखिए मैंने लिखा है, अब देखिएगा, यदि ए व बी 2 समुच्चय हैं, 2 समुच्चय हैं, व ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हैं, तो ए को बी का उप समुच्चय कहा जाएगा, उप समुच्चय कहा जाएगा। ठीक है, इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित करते हैं। ए इज सबसेट ऑफ, इसे बोलते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अच्छा बताइए बड़ा कौन होगा, अगर ए का सब अवयव बी में है, ए का सब अवयव बी में है, तो बड़ा कौन रहेगा, बी वाला। यानी कि अगर इसमें एक को अवयव मिल रहा है, इसमें भी शामिल है, जैसे मैं लिख देता हूं बी
1 2 3 और यहां लिख दिया a, यहां लिख दिया 1, तो 1 इसमें शामिल है तो बड़ा कौन रह गया? a। तो सामान्यतः बड़ा होने का चांस इसका है, बराबर भी हो सकता है लेकिन सामान्यतः बड़ा होने का चांस इसका b का, तो b और मुंह खोल के रखते हैं। और जो रहेगा सबसेट, जो कहलाए सबसेट, देखिए यह मूल सेट और यह है क्या? सबसेट। तो यह छोटा सेट, सबसेट माने उपसमुच्चय है ना, छोटा सेट, और सामान्यतः छोटा होता है, कभी बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बड़ा तो नहीं होगा। तो यहां पे देखिए, तो इस सबसेट की ओर मुंह बंद रहेगा और सेट की ओर जो होगा, मुख्य सेट जिसका सबसेट होगा उसकी ओर मुंह खुला रहेगा, यह चिन्ह कहलाता है सबसेट। ठीक है, क्या कहलाता है? सॉरी, सबसेट के लिए यह चिन्ह अपनाते हैं, यह कहलाता है सबसेट। क्या कहलाता है? सबसेट। अगर इस तरह से दर्शाएंगे तो इसे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट। देखिएगा, उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय। ठीक है, तो अभी उसको देखेंगे, पहले आइए इसको समझ लेते हैं। अब यहां पे देखिए, अगर आपसे कोई कह दे यदि, क्वेश्चन लिख देते हैं, यदि a बराबर 1 2 3 है तो a के उप समुच्चय लिखिए। तो लिखिएगा, देखिए, तो मैं लिख देता हूं यहां पे a के उप समुच्चय। ठीक है, देखिए, सबसे पहले रिक्त समुच्चय यानी फाई से दर्शा सकते हैं। उसके बाद एक एक, आपको पता है कितने बनेंगे? तो 2 की पावर n, 2 की पावर n। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब यहां पे 1 हो गया, फिर 1 में 2 हो गया, फिर 3 हो गया। अब मैंने देखिए पिछली बार लिखा था तो इसलिए जल्दी से लिखते हैं इसको। अब यहां पे आगे देखिएगा, फिर 1 2, 2 2 का जुड़ा करके चलते हैं, फिर 2 3, फिर 3 1 या 1 3 कर सकते हैं, फिर 1 2 3। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इसके बाद यह हो गया, कितने हो गए? देखिए 8 हो गए। ठीक है, किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है, जहां n अवयवों की संख्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो a के उप समुच्चय होंगे। अगर मैं इसका नाम b रख दूं, अगर मैं इसका नाम b रख दूं 2 और 3, ठीक है, 2 3 a में शामिल है, तो यह b जो है उप समुच्चय है a का, तो इस तरह से इसे दर्शाएंगे। इसका नाम c रख दूं तो c उप समुच्चय है a का, इस प्रकार से दर्शाएंगे। ठीक है, मैं इसका नाम d रख दूं तो d भी, अच्छा सॉरी, यहां पे एक चिन्ह मैं भूल रहा हूं, यहां पे यह, ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा यह भी उप समुच्चय, d उप समुच्चय है a का। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है, इसे याद रखिएगा। अगर यहीं पे देखिए एक लाइन और देख लीजिए, उचित उप समुच्चय, उचित उप समुच्चय, मैं केवल बोल देता हूं, ठीक है, आप समझ लीजिएगा। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इसका मतलब क्या होता है? अगर किसी समुच्चय के उप समुच्चयों में अगर फाई को और स्वयं को ना शामिल किया जाए तो उसे उचित उप समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, तो किसको किसको हटा देना है? फाई को और स्वयं को। तो यह जो बाकी बचे हुए हैं यह उचित उप समुच्चय कहलाते हैं। देखिए, कभी कुछ किताबों में इस समय आ रहा है कि फाई को भी उचित उप समुच्चय कहेंगे। तो ठीक है, जब ये देखिए पहले से जो हम लोग जानते हैं वही बता रहा हूं। आजकल कुछ विवाद चल रहा है तो फाई को लेकर, फाई को उचित उप समुच्चय मान रहे हैं कुछ लोग नहीं मान रहे हैं। तो ठीक है, इसको हटा देते हैं, अभी पहले जान लेते हैं। तो अब यहां पे देखिएगा, गूगल पर सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा कि फाई जो है उचित उप समुच्चय है। लेकिन ठीक है, यहां से हटाते हैं अभी। अब यहां पे देखिएगा, तो सबसे पहले जो पहले से ही किताबों में चला रहा, उचित उप समुच्चयों की संख्या जो होती है 2 की पावर n माइनस 2 होती है। ठीक है, जहां यह दो कौन कौन है? तो एक फाई आ जाता है, एक कौन आ जाता है? स्वयं आ जाता है। ठीक है, तो किसी भी समुच्चय की उचित उप समुच्चयों की संख्या कितनी होती है? 2 की पावर n माइनस 2। ठीक है, आजकल नया जो ऐड हो रहा है 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, यहां पे मैंने बता दिया है दोनों। अब देखिए, तो अगर मैं यहां से इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, तो यह क्या कहलाएगा? a के उचित उप समुच्चय, a के उचित उप समुच्चय। और इसके लिए चिन्ह क्या है? यहां पे यह है। ठीक है, अगर मैं अब इसका नाम रख दूं a,
हमें कहना क्या उचित उप समुच्चय है, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि जो ए है, अच्छा सॉरी ए नहीं बी, यहां भी रखें क्योंकि ए तो नाम लिखा गया है, तो बी उचित उप समुच्चय है किसका, ए का। और क्या उप समुच्चय भी है, तो जी यह उप समुच्चय भी है, तो आप यह दोनों सही कह सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1 2 3 की, यानी कि इसका नाम रख दूंगा डी, तो डी जो है यह क्या उचित उप समुच्चय है ए का, तो उचित नहीं है क्योंकि उचित में स्वयं को शामिल नहीं करेंगे, तो यहां पे यह वाला जो रहेगा इसे कट मार देंगे, तो इसे कहते हैं डी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, डी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, डी इज नॉट प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, डी उचित उप समुच्चय नहीं है ए का। लेकिन इसी के बाद बताइए क्या डी जो है, क्या डी जो है यह प्रॉपर ना होके क्या उप समुच्चय केवल है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये दोनों भी हो सकता है, और जैसा कि यहां देख रहे हैं दोनों में से केवल एक भी हो सकता है। ठीक है, समझ लिए होंगे आप लोग। तो आइए इसको यहां पे आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं अब घात समुच्चय पर। किस पर चलते हैं, घात समुच्चय पर। देख लीजिएगा एक बार इसको, यह देख लीजिएगा, वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो किसी भी समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है, और उप समुच्चयों उचित उप समुच्चयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 2 होती है। तो किसको किसको नहीं शामिल किया जाता है, फाई को और स्वयं को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, इसको एक बार देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं अब आगे। अब हमारे पास है घात समुच्चय। अब मैं यहीं पर इतना छोड़ता हूं, क्यों छोड़ा हूं बताता हूं। देखिए, तो घात समुच्चय क्या होता है, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट इसे किससे दर्शाते हैं, पी से। ठीक है, अब यहां पे घात सेट क्या होता है इसको समझिए। तो किसी समुच्चय के उचित, सॉरी, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के समुच्चय को, उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं, घात समुच्चय कहते हैं। ठीक है, देखिए किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं, पी से। इसे किससे दर्शाते हैं, पी से। ठीक है, देखिए, सॉरी इसको मिटा दिया, इसे मिटाना नहीं था। देखिए फिर मैं फिर से लिख लूंगा। तो जैसे मैंने लिखा ए बराबर, उदाहरण देखते हैं, देखिएगा ए बराबर 1 2, अब बड़ा कौन लिखेगा, यहीं पर 2 तक ही समाप्त कर देते हैं। ठीक है, 2 एक समुच्चय है के उचित के उप समुच्चय, तो ए के उप समुच्चय लिखिए। ए के उप समुच्चय कौन कौन होंगे, तो यह हो जाएगा, तो पहले तो हो जाएगा फाई सबसे पहला, दूसरा हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 1 और 2 दोनों। तो आपको पता है कि इसके उप समुच्चयों की संख्या 4 होगी। ठीक है, अब हमें लिखना है ए के उप घात समुच्चय, यानी कि इसका जो है ए का घात समुच्चय लिखना है, तो पी ऑफ ए से दर्शाते हैं। तो पी ऑफ ए से, यानी कि पावर ऑफ ए, यानी पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। तो आपको पता है पावर सेट ऑफ ए क्या होता है, यानी कि घात समुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय। तो अंतवा में इसको ना मझले ब्रैकेट में कुल बंद कर देंगे, तो हो जाएगा घात समुच्चय। देखिए, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मझला ब्रैकेट के बाहर भी मझला ब्रैकेट लगा है। हाँ, ऐसा लगाया जाता है समुच्चय घात समुच्चय में, तो यह हो गया। ठीक है, अब यह हो गया घात समुच्चय। ठीक, तो किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहा जाता है। देख लीजिएगा, तो यहां पे मैंने क्या कर दिया है, जो उप समुच्चय थे उनको समुच्चय की तरह लिख दिया, यानी कि समुच्चय संग्रह की तरह लिख दिया मझले ब्रैकेट में, तो यह क्या कहलाया, घात समुच्चय कहलाया। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा इसे। तो क्या होता है घात समुच्चय, किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। अच्छा, अब यहां पे ये बताइए, किसी समुच्चय के घात समुच्चय में, किसी समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, जितने उसके क्या होंगे, जितने उसके उप समुच्चय होंगे, यानी कि आप सीधे कह सकते हैं 2 की पावर n। तो किसी घात समुच्चय में कितने अवयव होते हैं,
किसी घात समुच्चय में कितने अवयव होते हैं, तो मूल समुच्चय में जितने अवयव रहेंगे 2 की पावर उतना कर देंगे तो उसके घात समुच्चय में उतने अवयव आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे मूल समुच्चय में 2 अवयव थे, इस प्रकार घात समुच्चय में 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 यानी कि 4, 2 की पावर 2 यानी कि 4 अवयव घात समुच्चय में आ गए। तो किसी समुच्चय के जितने उप समुच्चय बनेंगे वही उसके घात समुच्चय में अवयव होंगे और उतनी संख्या अवयवों की हो जाएगी घात समुच्चय में। ठीक है, तो इसे नोट कर लिए होंगे। आइए आखिरी समझ लेते हैं सार्वत्रिक समुच्चय। समझना नहीं है उसको ज्यादा देखिएगा, केवल थोड़ी सी बात करनी है उसके बारे में, डिटेल में नहीं जाना है। तो एक तरह से जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है किसी परिप्रेक्ष्य में वह आधारभूत समुच्चय होता है। ठीक है, देखिए यहां पे सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा समझना केवल देख लीजिए। अगर मैं लिखूं वावेल, अंग्रेजी की वावेल एक लिख दूं ए, और यहां सबसे पहले मैं ए बी सी डी जेड तक लिख देता हूं, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड। ठीक है, और मैं लिखता हूं बी, क्या लिखता हूं बी, और यहां पे लिख देता हूं ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब जो बी के लिए सार्वत्रिक समुच्चय होगा वह कौन होगा, ए होगा। तो यहां पे ए जो हो जाएगा बी के परिप्रेक्ष्य में, यह परिप्रेक्ष्य में होता है, याद रखिए किसी के परिप्रेक्ष्य में होता है, निरपेक्ष यानी कह सकते हैं। तो यहां पे यह देखिए, तो यहां पे हो जाएगा यह क्या, इसे कहेंगे सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय। तो किसी परिप्रेक्ष्य में ये जो होगा आधारभूत समुच्चय है, तो यह आधारभूत समुच्चय, यह बी के लिए क्या है, यह बी के लिए आधार है। ठीक है, बी का आधार कहां छिपा है, ए में, तो बी का आधार यहां छिपा है ए में, तो इसलिए ए को हम क्या कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। क्या कहेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय, याद रखिएगा। तो यह जो है सार्वत्रिक समुच्चय किसी परिप्रेक्ष्य में आधारभूत समुच्चय होता है। जैसे यहां पर बी जो है ए ई आई ओ यू जो कि ए में शामिल है, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब कि यह देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में तो यही 26 अक्षर होंगे, इसके अलावा तो कोई नहीं होगा, यानी कि यह तो एक आधारभूत समुच्चय हो गया, इसके अंदर और कोई शामिल नहीं किया जा सकता। और इसमें देखिए, इसमें तो और भी शामिल किए जा, मतलब कि वावेल तो हो गए सब, लेकिन जो अंग्रेजी वर्णमाला की अक्षर शामिल हो सकते थे कि नहीं हो सकते थे। लेकिन आपको यह बताना है कि जो वावेल है ये इसमें शामिल हो सकते हैं और इसमें और कोई अब शामिल नहीं हो सकता, इसलिए यह जो है आधारभूत समुच्चय है। तो बी के लिए आधारभूत समुच्चय कौन है, ए है। ठीक है, इस तरह से हमारे समुच्चय के प्रकार समाप्त होते हैं। अब हमें समुच्चय पर आधारित संक्रियाएं पढ़नी है। जैसे पढ़ना है समुच्चय पर आधारित संक्रियाएं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। ठीक है, यह 3 मुख्यतः पढ़ना है। अब पूरक भी जान लेंगे, ए डैश आता है तो इसे भी बता दिया जाएगा ए डैश क्या होता है। ठीक है, इस तरह से। तो यहां पर आपने देख लिया समुच्चय के प्रकार, समुच्चय क्या होता है और समुच्चय के प्रकार क्या होते हैं आपने देख लिया है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में समुच्चय से संबंधित संक्रियाओं के साथ। धन्यवाद।